नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीना सिंह है और आज जो कहानी मैं आपके लिए ला रही हूँ उसका शीर्षक है न मनीष न मनीषा सिर्फ मनी। इस कहानी को IIRE रिसर्च फाउंडेशन द्वारा बेस्ट स्टोरी का अवार्ड भी मिला है। कहानी इस प्रकार है। मनी शर्मा इंदौर शहर की एक जानी मानी हस्ती है। पेशे से जज मनी शर्मा इसलिए भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि वह शहर की पहली थर्ड जेंडर अर्थात किन्नर जज है। अपने कई सालों के कैरियर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि फैसला देते वक्त उसके हाथ कांपे हों, लेकिन इस बार का केस या कह लें कि अपराधी उसके अचेतन मन में दबे दर्द को कुरेद गया था। 20 सालों से जिसे वह भूलने की कोशिश कर रही थी, आज वही उसके सामने सिर झुकाकर अपराधी बनकर खड़ा था। जिंदगी भी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर पटक देती है जहां से न आगे बढ़ सकते हैं न पीछे जा सकते हैं। मनी शर्मा ने अपने जीवन की किताब में से कुछ पन्नों को फाड़ दिया था, लेकिन अपराधी के रूप में श्याम को सामने देखकर वह पन्ने फिर से उड़कर उसके पास आ गए और मानो कहने लगे कि इसके बिना तुम्हारी कहानी अधूरी है। मनी शर्मा कुछ एक भाग्यशाली किन्नरों में से थी जिन्हें समाज ने अपनाया था और जिसने अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल किया था। मनी शर्मा अपने माता पिता अमर और राधिका के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बहन का विवाह हो चुका था। वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ बनारस में बसी हुई थी। मनी अपने जीवन के कैसेट को रिवाइंड करती है। उसके सामने कई सारे दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। मैंने तो अपने होने वाले बच्चे का नाम भी सोच लिया है। अमर अपनी पत्नी राधिका को अपनी बाहों में लेते हुए बोलता है। राधिका शर्मा कर पूछती है, क्या? अमर कहता है, लड़का हुआ तो मनीष और लड़की हुई तो मनीषा। पर मैं चाहता हूँ ना कि इस बार भगवान हमें लड़का दे। लड़की का शौक़ तो उसने पूरा कर ही दिया है, बस एक लड़का हो जाए तो सारी तमन्ना पूरी हो जाए। आखिर वह दिन भी आ गया जब राधिका ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। अमर ने बच्चे का नाम रखा मनीष। बच्चे के नाक नक्श इतने कटीले थे कि एक बार देखने पर लड़की जैसा ही लगता। अमर और राधिका की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उनकी मनचाही मुराद पूरी हो गई थी। छोटी सी दिव्या भी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो गई। उसमें और मनीष में सिर्फ 3 साल का अंतर था। उसे तो मनीष के रूप में जैसे खिलौना मिल गया था। वह दिन रात मनीष के आगे पीछे घूमा करती। मनीष को भी अपनी दीदी के बिना चैन नहीं आता। मनीष जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसकी आदतें भी बदल रही थी। वह अपनी बहन की तरह कपड़े पहनने की जिद करता। उसकी बहन जब सजती तो वह भी अपने आप को सजाने के लिए कहता। उसे लिपस्टिक लगाना बहुत अच्छा लगता। वह अपनी बहन की तरह माथे पर बिंदी भी लगाता। उसे बहन के खिलौने अच्छे लगते। पहले तो उसके माता पिता को लगा कि अन्य छोटे बच्चों की तरह वह भी अपने बड़े बहन की नकल करता है, लेकिन धीरे धीरे यह मनीष की आदत बनती जा रही थी। शुरू में माता पिता ने उसे प्यार से समझाया। जब नहीं माना तो उसे डांटा और मारकर भी सुधारने की कोशिश की, लेकिन मनीष में कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया। वह लड़कों के साथ भी नहीं खेलता। उसकी सभी दोस्त उसके बहन के साथ खेलने वाली लड़कियां ही थी। मनीष के घर से थोड़ी ही दूर किन्नरों की बस्ती थी। एक दिन मनीष वहां खेलते खेलते पहुंच गया। एक किन्नर ने उसे बड़े प्यार से बुलाया। अजनबी होते हुए भी उसे ऐसा लगा जैसे वह उस किन्नर को बहुत पहले से पहचानता है। तेरा नाम क्या है? किन्नर ने पूछा। मनीष, उसने जवाब दिया। मैं यहीं रहता हूँ, पास की कॉलोनी में। 7 वर्ष का मनीष किन्नर लता को बहुत ही भोला लगता है। उसके साथ थोड़ी देर बात करके मनीष अपने घर वापस चला आता है। अब तो मनीष को जब भी मौका मिलता वह उन किन्नरों की बस्ती में चला जाता। उस किन्नर की अनुभवी आंखों ने मनीष को पहचान लिया था कि वह उन्हीं की जाति का है। मनीष के मन में किन्नरों के प्रति जिज्ञासा और दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। एक बार वह अपने माता पिता से वहां जाने के लिए डांट खा चुका था। तब से वह बिना किसी को बताए चुपके से वहां चला जाता। उसे वह लोग अपने लगते।
धीरे धीरे उसने उनकी भाषा और चाल चलन सब सीख लिया। स्कूल में भी लड़के उसे लड़की लड़की कहकर चिढ़ाते थे, मानो लड़की होना कोई शर्म की बात है। परंतु मनीष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह इन सब बातों को मजाक में लिया करता। वह कभी कभी उत्तेजना में आकर किन्नरों की तरह ताली भी बजा देता था और सबके हास्य एवं विस्मय का पात्र बन जाता। पढ़ने में तेज होने के कारण शिक्षकों को वह प्रिय था। मनीष 10वीं कक्षा में पहुंच गया था। मनीष के माता पिता अपने बेटे में आए परिवर्तन को लक्षित कर रहे थे और चिंतित भी थे। एक दिन तो पानी सर के ऊपर चला गया। मनीष अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने उसके घर गया था। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया था। अमर उसे लेने के लिए निकला, परंतु रास्ते में जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। मनीष साड़ी पहनकर औरतों की तरह तैयार होकर किन्नर लता दीदी के साथ जोर जोर से हंसते बतियाते चला आ रहा था। एक पल को अमर को यकीन नहीं हुआ कि यह उनका बेटा मनीष है। पिता को अचानक अपने सामने देख मनीष सकपका गया। अमर ने क्रोध में आकर उसे एक तमाचा जड़ दिया और पकड़कर घर ले आया। यह देखो अपने लाडले बेटे को, हिजड़ा बनने का शौक चढ़ा है जनाब को। यह दिन देखने से तो अच्छा था जब यह पैदा हुआ था उसी दिन मर जाता। क्रोध के मारे अमर के नथुने फड़फड़ाने लगे। अपने बेटे को इस रूप में देखकर राधिका को तो जैसे सांप सूंघ गया। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आंखों से अश्रु की अविरल धारा बही जा रही थी। अमर राधिका से कहता है, यह सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। यदि तुमने इस पर ध्यान रखा होता तो आज यह नौबत ही नहीं आती। मैं जब कहता देखो वह लड़कियों वाली हरकतें कर रहा है, तब तुम यह कहकर टाल देती कि अभी बच्चा है, बड़ा होकर समझ जाएगा। यह समझ मिली है इसे। राधिका सिर झुकाए रोते हुए सब सुने जा रही थी। हमारे समाज का यह नियम है कि यदि संतान अच्छा कर्म करे तो श्रेय पिता को मिलता है, और यदि बुरे कर्म करे तो इसकी सारी जिम्मेदारी माँ की हो जाती है। हाँ, माँ ने ही सही संस्कार नहीं दिए होंगे, इसीलिए बच्चा गलत राह पर चला गया होगा। सदियों से यह धारणा हमारे समाज में बनी हुई है और आज भी इसे ही दोहराया जाता है। दिव्या का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसे अपने छोटे भाई का यह रूप बड़ा ही विकृत दिखाई दे रहा था। मनीष सिर झुकाए अपराधी भाव से खड़ा होकर सब चुपचाप सुन रहा था। राधिका मनीष के पास जाती है और कहती है, आज पहली बार मुझे शर्म आ रही है अपने आप पर कि मैंने तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया। तूने हमारी इज्जत धूल में मिला दी, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आप लोगों ने मुझे लड़का समझकर पाला, लेकिन मेरे भीतर एक लड़की बसती है। पर मैं लड़की भी नहीं हूँ। सच्चाई तो यह है कि मैं एक किन्नर हूँ। मनीष बोलते बोलते फपक फपक कर रोने लगा। उसका आखिरी वाक्य सुनकर मनीष के माता पिता के पैरों की जमीन खिसक गई। मनीष अपने माँ के पैरों पर गिर जाता है। मैं वचन देता हूँ माँ, आप लोगों को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मैं आप सबसे दूर चला जाऊँगा। बस आप लोग मेरे इस रूप को स्वीकार कर लो। आपने ही मुझे जन्म दिया है माँ। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। अपने दरवाजे पर 4 किन्नरों को खड़ा देखकर माँ राधिका सहम जाती है और मनीष को अपने सीने से लगा लेती है। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, तू यहीं रहेगा मेरे साथ। किन्नर लता दीदी अपने साथियों और गुरु के साथ मनीष के घर पहुंच गई थी। पहले तो मनीष के माता पिता उन लोगों से बात करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बाद में मनीष के कहने पर उन लोगों को भीतर बुलाते हैं। उनके समझाने बुझाने पर मनीष के माता पिता थोड़ा शांत होते हैं, लेकिन वह फैसला करते हैं कि चाहे जो भी हो मनीष उनके साथ ही रहेगा, वह कहीं नहीं जाएगा। समय बीतने के साथ धीरे धीरे मनीष के माता पिता भी अपने बेटे की सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। आखिर इसमें मनीष का कोई दोष नहीं था। वास्तव में देखा जाए तो मनीष क्या, बल्कि किसी भी किन्नर का उसकी शारीरिक बनावट पर कोई वश नहीं चलता। स्त्री और पुरुष की तरह यह भी भगवान की कृतियाँ हैं।
परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे समाज ने कभी इन्हें स्वीकार नहीं किया। स्त्री पुरुष इन दो लिंगों की तरह इस तीसरे लिंग को कोई महत्व नहीं दिया गया। इन्हें हमेशा तुच्छ नज़रों से देखा जाता है, जैसे इनकी मौजूदगी समाज के लिए अभिशाप हो। मनीष के गुरु ने उसका नाम बदलकर मनी रख दिया। न मनीष न मनीषा, सिर्फ मनी। मनी शर्मा। मनी अब लड़कियों के ही कपड़े पहनता। उसके माता पिता भी अब इसके आदी हो चुके थे। मनी की 10वीं कक्षा का परिणाम आता है। मनी उसमें 80% अंक लेकर आता है। शहर के एक बड़े कॉलेज में मनी का प्रवेश किन्नर कोटे में मुफ्त में हो जाता है। मनीष बचपन से ही जज बनना चाहता था। बचपन में मनी जब फिल्मों में कोर्ट कचहरी का दृश्य देखता तो उत्तेजित हो जाता और अपनी माँ से कहता, माँ, मैं भी बड़ा होकर ऐसे ही काला कोट पहनूंगा और सभी चोर लोगों को जेल में डालने का फैसला सुनाऊंगा। माँ हंसकर उसे चूम लेती और उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा देती, जैसे पूरी दुनिया में एक ही अपराध हो, चोरी का। मनी के भीतर अब काफ़ी बदलाव होने लगे थे। उसके रहन सहन के साथ उसकी भाषा भी बदलने लगी थी। अब वह आ के स्थान पर ई का प्रयोग करने लगा था, जैसे आऊँगी, पढ़ूँगी, खाऊँगी आदि। मनी को कॉलेज के विद्यार्थी अजीब निगाहों से देखते, लेकिन मनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे इसकी आदत पड़ गई थी। लड़कियां मनी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। हाँ, एक दो लड़के उसके मित्र अवश्य बन गए थे। मनी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसका अंदाज़ा भी मनी को नहीं था। आगे की कहानी में मनी के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग करना सर्वथा उचित होगा। मनी के कॉलेज की कैंटीन में श्याम नाम का लड़का काम करता था। साधारण सी शक्ल सूरत का, पर बड़ा ही हंसमुख था। मनी जब कैंटीन में अपने मित्रों के साथ जाती तब वह मनी को बड़े ध्यान से देखता। मनी से जब उसकी निगाहें मिलती तब वह मुस्कुरा देता। मनी भी जवाब में मुस्कुरा देती। एक दिन मनी कैंटीन में अकेले आई थी। मौका देखकर उसने अपना फ़ोन नंबर मनी को दिया और उसका नंबर मांग लिया। वो मनी से बहुत देर तक फ़ोन पर बात किया करता। मनी भी उसमें दिलचस्पी लेने लगी थी। दोनों अब कॉलेज के बाहर मिलने लगे। मनी बहुत खुश रहने लगी थी। उसे अब भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। शाम के रूप में उसे अपना साथी जो मिल गया था। लेकिन मनी को कहीं न कहीं यह भी पता था कि समाज उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वह एक दिन श्याम से कहती है, श्याम, मैं चाहती हूँ तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हारे सिवा किसी और का कभी नहीं हो सकता। श्याम की आंखों में आंसू थे। देखो श्याम, मेरे साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं। अगर किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? कहते हुए मनी उदास हो जाती है। मुझे लोगों की परवाह नहीं। तुम एक किन्नर हो तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? क्या किन्नरों का हृदय नहीं होता? उनमें भी तो दया, ममता, करुणा और प्रेम का भाव होता है। एक शारीरिक कमी जो भगवान द्वारा मिली हुई है, क्या सिर्फ इसके चलते उन्हें एक सामान्य जीवन जीने का अधिकार नहीं है? ठुकराता हूँ मैं ऐसे समाज को और उसके नियमों को जो मनुष्य मनुष्य में भेदभाव करते हैं। और हाँ, दोबारा अपने से दूर जाने जैसी फालतू बात मुझसे मत करना। श्याम भावुक होकर मनी को गले लगा लेता है। दोनों कई देर तक सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो जाते हैं। मनी, माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मैं गांव के लिए अब भी निकल रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। गांव पहुँचते ही तुम्हें फ़ोन करूँगा। फ़ोन की बैटरी बहुत लो है, बाय। मनी कुछ बोलती इसके पहले ही श्याम ने फ़ोन कट कर दिया। बस आखिरी संवाद था मनी और श्याम के बीच। मनी ने दूसरे दिन श्याम को फ़ोन लगाया, लेकिन श्याम का फ़ोन बंद आया। वह कई दिनों तक फ़ोन लगाती रही, पर फ़ोन बंद ही रहा। उसका दिल घबरा रहा था। वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि श्याम ने उसे धोखा दिया है। उसने उसके दोस्तों से भी पता किया, पर श्याम का कुछ पता न चला। वह दिन और आज का दिन। 20 साल बाद मनी को श्याम मिला, वह भी एक अपराधी के रूप में। वह श्याम से कई सवालों के जवाब चाहती थी। फैसला सुनाने के एक दिन पहले वह जेल में जाकर श्याम से मिलती है। श्याम उससे नज़रें नहीं मिला पाता। वह श्याम से पूछती है,
मैं जानना चाहती हूँ श्याम, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम किसी लड़की से शादी कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आखिर में मुझे धोखा दे ही दिया। तुम्हें पता भी नहीं इतने साल मैंने कैसे गुजारे हैं। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर क्या पता था इतने सालों बाद हमारी मुलाकात इस तरह से होगी। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं उस दिन गांव के लिए निकला, तब रास्ते में मेरा फ़ोन चोरी हो गया। गांव पहुंचने के बाद मैंने माँ को देखा। माँ मरणासन्न अवस्था में थी। उसे बस मेरे आने का इंतज़ार था। मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा थी कि मेरा विवाह हो जाए। मुझे मजबूरी में विवाह करना पड़ा। मुझे तुमसे ये बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। मुझे पता था तुम यह सब सुनकर टूट जाओगी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया? मनी श्याम से पूछती है। माँ के कहने पर विवाह तो मैंने कर लिया था, लेकिन अपनी पत्नी को अपना न सका। मुझे तुम्हारी याद हमेशा सताती रही, लेकिन समय के साथ मैं तुम्हें भूलता गया। मेरी पत्नी विमला सीधी सादी थी। उसने अपने भोलेपन से मुझे अपना बना लिया था। हमें 10 साल तक कोई संतान नहीं हुई। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, कई पंडित मुल्लाओं को भी सलाह ली, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आखिरी में भगवान ने हमारी सुन ली। विमला माँ बनने वाली थी। गर्भ धारण के कुछ महीने पहले वह मायके गई हुई थी। पर पता नहीं क्यों मेरे मन में यह संदेह था कि यह मेरा बच्चा नहीं है। मेरे मन में संदेह घर कर गया था। मेरा बेटा जब 2 साल का हुआ, तब एक दिन मेरे मन में यह विचार आया कि क्यों न डीएनए टेस्ट से इस सच्चाई का पता लगाया जाए। फिर मैं एक हॉस्पिटल में गया और वहाँ पर चुपके से बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। उस रिपोर्ट में पता चला कि यह बच्चा मेरा नहीं है। मैंने गुस्से में जाकर अपनी पत्नी का गला दबा दिया। उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया। उसने छटपटाकर दम तोड़ दिया। मुझे उसके मरने का कोई पछतावा नहीं था। मैं बच्चे को लेकर वहाँ से भाग चला। पर दूसरे ही दिन हॉस्पिटल से फ़ोन आया और मुझे यह बताया गया कि रिपोर्ट में गलती से बदल गई थी। मैं बच्चे का बाप मैं ही हूँ। मेरी तो जैसे सारी दुनिया ही लुट गई। मैंने अपने ही हाथों से अपनी खुशियों का गला घोट दिया। इस नन्ही सी जान से मैंने उसकी माँ छीन ली। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। बस इसी बात की चिंता खाए जा रही है कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। मनी शर्मा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। उसका दिल अभी भी श्याम के लिए कुछ महसूस करता था। वह पूरी रात सो नहीं पाई थी। दूसरे दिन कोर्ट में श्याम को लेकर आया गया। मनी ने कांपते हाथों से उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और साथ ही एक और फैसला उसने अपने मन में किया, श्याम के बेटे को अपनाने का। थैंक यू।